बहुत स्वागत, नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। और आज कहानी कुर्सी की में शुरुआत करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रूस पहुंच गए थे, आपने देखा था। और ये भी हमने आपको कल बताया था कि तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद जो उनका पहला द्विपक्षीय दौरा हो रहा है वो उन्होंने रूस जाना तय किया। तो इसकी भी अपनी कोई गंभीरता, इसका अपना कोई महत्व है। इसके बारे में कल भी हमने बात की थी, आज और उसकी विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हो चुकी है। बाकी आधिकारिक स्तर की जो बातचीत है वो अभी डेलीगेशन स्तर की वो भी और होगी, उसमें और बातें पता चलेंगी। लेकिन जो कुछ बातें इस दौरे से निकल करके आई हैं वो बड़ी खास हैं। जैसे पहले एक बात ये, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा नेता रूस क्यों गया, सबसे पहले ये एक विशेष बात है। तो हमने रूस को एक दर्जा दिया, हमने रूस को बताया कि आप हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही रूस ने क्या किया हमको बताने के लिए कि आप भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। डिप्लोमेसी में बहुत सारी बातें सिंबोलिज्म में की जाती हैं, या बिना कुछ कहे की जाती हैं, प्रतीकों में। बस देखने वाले देख लेते हैं और पता चल जाता है। ऐसा इस दौरे में कुछ हुआ है। और वो क्या है, आपने सुना होगा, किसी को कहते हैं हमें रेड कारपेट वेलकम मिला। तो रेड कारपेट वेलकम क्या होता है? वाकई रेड कारपेट बिछाया जाता है जहाज के सामने। बड़े बड़े उस देश के लोग जो हैं रिसीव करने के लिए आते हैं, जो भी मेहमान आ रहा होता है। तो मोदी जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जब भारत का विमान पहुंचा तो कौन आया हुआ था? वहां आए हुए थे रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब यह कि वहां और भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते होंगे, होते हैं। अब हमारी तुलना किससे? इस हमारे इस इलाके के अंदर रूस, चीन, भारत, यही तीन बड़े देश हैं। अब जब शी जिनपिंग गए थे रूस के दौरे पर तो उनको रिसीव करने के लिए कौन आया था? वो आए थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। रूस के अपने प्रोटोकॉल में फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से ऊपर होता है। तो अब डिप्लोमेसी सर्कल्स में चर्चा यह हो रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने, राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को रिसीव करने के लिए अपने बड़े अधिकारी को भेजा, जिनको शी जिनपिंग को रिसीव करने के लिए भेजा था, उनसे बड़े नेता को मोदी को रिसीव करने के लिए भेजा। तो इसकी भी चर्चा खूब हो रही है कि रूस भारत को अभी भी उतना महत्व दे रहा है। हमारी और उनके रूस की जो रिश्ते थे, बहुत लोगों ने कहा इसमें कुछ ठंडापन आ गया क्या? कल विपक्ष जी पूछ रहा था, उसको शायद उसका जवाब मोदी तो क्या देते, उसका जवाब पुतिन नहीं दे दिया, जिस तरीके से वहां मोदी को रिसीव किया गया। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना, वैसे तो बहुत सारे विषयों पर बात होगी, बहुत बड़ा एजेंडा होगा, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण एजेंडा है। वो है कि यहां भारत से नौकरी दिलाने के नाम पर एक स्कैम चल रहा है। यहां से लड़कों को ले जाना, यहां से लोगों को ले जाना, रूस ले जाना नौकरी दिलाने के नाम पर, और वहां उनको रूस की सेना में भर्ती कर देना और यूक्रेन युद्ध में उनको झोंक देना। इसमें एक आध भारतीय की मृत्यु भी हो चुकी है। और अभी वहां बताया जा रहा है 3-4 दर्जन ऐसे भारतीय नागरिक जो हैं फंसे हुए हैं, जिनको जबरदस्ती युद्ध में थोपा गया है, युद्ध उनके ऊपर थोपा गया है। तो यह बात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के सामने कही और रूस की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि न सिर्फ हम उन लोगों को युद्ध से बाहर निकालेंगे, बल्कि उनको उनके देश भारत पहुंचाएंगे भी। यानी रूस उनको ढूंढ के, उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालकर उनको वापस भारत भेजेगा। तो यह हमारा एक बड़ा जो काम था वो इस दौरे के दौरान हो रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री जो बोले, प्रधानमंत्री ने कहा, आपको याद होगा इससे पहले भी जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तब भी भारत से यह अपेक्षा की जा रही थी कि आप निंदा कीजिए रूस की। हमने कभी खुलकर रूस की निंदा नहीं की, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हमारा दोस्त है वो। तो लेकिन हमने ये जरूर कहा, मोदी ने ये जरूर कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये अब इस दौर के अंदर युद्ध नहीं किया जा सकता। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। ये जो पहला G20 का समिट हुआ था भारत से पहले, उसमें बाकायदा इसको कोट किया गया था कि मोदी ने ये कहा। फिर जब G20 हुआ, यहां भी मोदी ने इस बात को दोहराया, उसके रेजोल्यूशन में भी ये बात थी। अब प्रधानमंत्री ने वहां रूस में जाकर फिर ये कहा है, युद्ध भूमि से हल नहीं निकल सकता। तो वो बार बार यही कह रहे हैं, रूस में जाकर भी ये कह रहे हैं कि युद्ध किसी चीज का हल नहीं हो सकता। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा और बातें भी हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मेहमानों से आपको मिलवा दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी पहुंच चुके हैं, विजय जी का स्वागत है। और समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की वहां मौजूद इंडियन डायस्पोरा से, और वहां जिन लोगों को कुछ लग रहा होगा ना कि मोदी जी का जोश कुछ ठंडा हो गया क्या चुनाव के परिणामों के बाद, क्योंकि यहां तो ऐसे कोई हाइपर बोल उन्होंने दिया नहीं। वहां जाकर बोले, वहां जाकर क्या बोले व्यूअर्स? वहां बोले, चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। फिर वहां जाकर के भी याद दिलाया कि 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार आई है, और उन्होंने कहा कि मैं पहले से कहता था कि 21वीं सदी भारत की है, आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को
चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। फ्रेंड्स, 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। तो 21वीं सदी भारत की होगी, प्रधानमंत्री ने कहा चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। कुछ जलवे में कमी कोई? देखिए, 2001 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता वाली राजनीति में आए, हर दूसरे दिन उनको कहा जाता है कि अब तो थोड़ा जलवा कम हो गया, मोदी जी का प्रभाव वैसा रहा नहीं, गर्मी थोड़ी कम हो गई है। ये सब शब्द हैं जो जिसको कहते हैं ना, चेहरे पर उनके तनाव बहुत दिखता है। तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। कमाल की बात ये होती है कि हर कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा होता है तो लगता है कि अरे यार वो सब भ्रम था। आदमी का एक साइकिल होता है, मनुष्य है, किसी समय कैसे दिखेगा, कोई एंगल होगा चेहरे का, उतना भर हो जाएगा। अभी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, और चूंकि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बताया, देखिए रशिया और चाइना वो बड़े जिसको कहते हैं ना कि एकदम गुत्थम गुत्था वाले दोस्त हैं, उसमें कोई भ्रम हम नहीं पालना चाहिए। वो दोनों एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से रहते हैं, एक जैसी उनकी आइडियोलॉजी है, वो कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस से चलते हैं, और उसमें भी डिक्टेटरशिप की तरफ दोनों बैठे हुए हैं। एक सीपीसी चलाती है, एक खुद पुतिन चलाते हैं। जो उनके पहले के लोग रहे वो दूसरी तरह सोचते थे, अब पुतिन ने पूरा रशिया बदल दिया है। लेकिन भारत से उनका रिश्ता क्या है? इन दोनों की अपनी बढ़िया एकदम दोस्ती है, सब कुछ है, लेकिन इनका ट्रायंगल जाके खत्म हो जाता है। ट्रायंगल तीसरा है, वो जो तानाशाह जो बाल भी अपने मन का कटवाता है, वो किम जोंग उन, तो वहां जाके खत्म हो जाता है। नहीं, दोबारा बोलिए। नहीं, वो बाल जो अपने मन बाल का मन मतलब देश भी उसके मन जैसा बाल कटवाए, तो वो तानाशाही है। मतलब सही मायने असली तो वही होती वो है। तानाशाही कि भाई तुम बाल भी अपने मन का नहीं कटवाओगे, तो वहीं ट्रायंगल खत्म है। बस उतनी ही ट्रेन चलती है, उतनी ही ट्रेन जाती है। गेटवे टू द वर्ल्ड वो भारतवर्ष है। रशिया के लिए क्यों भारत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में समझना होगा। एक समय रहा होगा जब इंदिरा जी के लिए, एक समय में भारत के लिए, और ये जिसको कहते हैं ना कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। ठीक है, रशिया के समय में केजीबी वाले यहां घुस के काम करते थे। ढेर सारी ऐसी किताबें हैं जो बताती हैं कि पीएमओ से लेकर इंदिरा जी के घर तक वो केजीबी कैसे एक्टिव रहती थी और कैसे लोग काम करते थे। राह चलते आपको कहीं कोई मिल जाएगा। लेकिन आज वो केजीबी के बिना एक्टिव हुए भारत उस स्थिति में है, तो रशिया के लिए ये दुनिया का प्रवेश द्वार है, मध्यस्थ है, इक्विलिब्रियम है, संतुलन है। भारत के लिए क्या है? भारत के लिए ऑयल रिच कंट्री है। भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट, जब उसको अमेरिका थोड़ा आनाकानी करता है तो बढ़िया वाला वहां से लेके आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा तुम राइट टाइम हो जाओ। जब चाइना से हम संघर्ष के दौर में थे, यानी जब गलवान हुआ, उस दौर में भी जो जो उसने प्रॉमिस किया था वो सब पूरा किया। और पुतिन वो नेता हैं जो बार बार कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या है विश्व मंच पर। उन्होंने ही कहा था कि नरेंद्र मोदी वो वाले व्यक्ति नहीं है कि भैया डरा धमका लोगे, दबा लोगे। पुतिन को पता है नहीं दबा सकते। हमारे कुछ नेता, उनको भ्रम हो जाता है। अब इसको लेकर मैं कहूंगा ये देसी राजनीति है। देसी राजनीति तो हम लोग कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन विश्व मंच पर नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है वो इस दौरे से फिर से साबित हुई। उसमें सिर्फ इतना भर नहीं कि रेड कारपेट वेलकम है या पुतिन उनको अलग से मिल रहे हैं, ढेर सारी डील्स हो रही हैं, इसलिए भी कि दुनिया आज इसको देख रही है और पहचान रही कि हो क्या रहा है। हमारे यहां तो चर्चा इस बात पर हो जाती है कि मोदी जी से कौन कैसे मिला, मोदी जी किसके गले मिले या पड़े, या कौन मोदी जी को खुद गले लगा करके मिला। पुतिन तो जोर से मिला गले लगा करके, ये आप देखिएगा। और अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। हाँ नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल नेचुरल लगता है। नेचुरल है बिल्कुल। और ऐसे नेता आपने मुझे बताया एक और हैं, नेतन्याहू। वो तो बाइडेन भी याद है। हाँ,
बाइडेन भी ऐसे ही मिलते हैं। एक चीज मैं कहूं, देखिए होता क्या है ना, अब मान लीजिए हमारी मैं कहूंगा कि थोड़ा हीन ग्रंथि से बाहर मैं एग्जैक्टली बोलने वाला था कि हमको भारतीयों- इसी में रस आ जाता है। अमेरिका वाला अगर लपक के खींच ले तो कहेंगे यार क्या वाइब्रेंट है, क्या जोश है, क्या एनर्जी है। हमारा वाला प्राइम मिनिस्टर खींच ले रहा है, करे देखो गले पड़ गया कि लग गया। तो थोड़ा सा हमें देखने सोचने के तरीके में करना चाहिए। हाँ, कई बार होता है कि कुछ नेता मिलते हैं तो अनमना होता है, जैसे दिखा नहीं था वो इटली वाली, क्या नाम है उनका, मिलेनी जी, वो जब मिली थी, अभी जो मैक्रोन साहब चले गए, इमैनुअल मैक्रोन, तो दोनों मिले थे तो दुनिया भर में मीम बने, क्योंकि अनमने से मिले। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से किस तरह से देखते हैं, फ्रांस और इटली किस तरह से हैं अभी संबंध, वो सबको पता है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है, वो शैली वो किसी राज्य में किसी उसके मुख्यमंत्री, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी लाभार्थी से मिल रहे हैं तो भी वैसी रहती है, और दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो भी वैसी रहती है। ये कमाल की अभी G7 से आए ना सर, सब ने तो विदेश नीति भी बहुत देखी। G7 से भी आकर होकर के आए, तो वहाँ बाइडेन भी मिले उनको, फ्रांस वाले भी मिले, इटली वाली भी मिली, इटली ही गए थे, और अब यहाँ पर वो आ रहे हैं। तो मतलब अमेरिका वाले से भी मिल लिए और फिर रूस वाले से भी मिल लिए। देखिए, रूस को ये जितना आपने बात की वो ठीक ही बात है कि डिप्लोमेसी में मैसेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने आए या नहीं आए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन भारत और रूस के संबंध आज के संबंध नहीं है, नए संबंध नहीं है। जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र किया कि इंदिरा गांधी के वक्त भी और उस वक्त होता था, लेकिन और बहुत अच्छे संबंध रहे भारत और रूस के। और जो मतलब जब से वो टूटा सोवियत रूस से, हम रूस में भी आए, तब से सोवियत रूस के साथ भी हमारे संबंध बहुत, यूएसएसआर से बहुत अच्छे संबंध रहे थे। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो आया वो ये था कि उस समय जब हम विदेश नीति पर या संबंधों पर चर्चा करते थे तो हम रूस के साथ खड़े दिखाई देते थे, और अमेरिका के साथ एक डिस्टेंस दिखती थी हमारी। दो सुपर पावर एक बड़े तौर पे माननी पड़ेगी, मतलब हम माने ना माने अलग बात है, लेकिन यूएसएसआर और यूएसए। अब जो बदलाव आया है वो ये है कि आज हम दोनों के साथ उसी ताकत के साथ, उसी सम्मान के साथ, उसी तरह से सर उठाकर मिलते हैं। और वो दोनों ही लोग, मतलब अमेरिका भी और रूस भी, दोनों ही हमें उतना ही सम्मान दे रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, इसमें मैं समझता हूं, क्योंकि रूस के साथ मुश्किल काम था करना, जो बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम नहीं था, मतलब हमेशा ही मुश्किल है, ये हर दिन का भी मुश्किल काम है, क्योंकि हर दिन वो दोनों लोग अपनी सुपर पावर को दिखाने के लिए किस तरह से बिहेव करते हैं। उसमें आप सोचिए ना, एक जमाना था कि हम जब नैम को मानते थे, नॉन अलाइन समिट के लिए, नॉन अलाइन मूवमेंट में, तो वो नॉन अलाइन मूवमेंट हमने क्यों चुना नेहरू जी के वक्त में? इसलिए चुना क्योंकि अमेरिका और रूस दो सुपर पावर्स के बीच में हम कोई तीसरी पावर के तौर पर एक खड़ा होना चाहते थे, और दोनों से एक इक्वल डिस्टेंस पर रहते थे। एक जमाना वो था। फिर जमाना आया इंदिरा गांधी का, तब हम यूएसएसआर के साथ खड़े दिखाई दिए। अमेरिका के साथ जो प्रधानमंत्री के साथ जो किया उन्होंने, वो अब इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम दोनों देशों के साथ, दोनों ताकतों के साथ खड़े हुए, ये बड़ा बदलाव है। इसको मैं बड़े बदलाव की तौर पर देखता हूँ। गले मिलना, गले पड़ना, जो आप जिस तरह से बात कर रहे हो, एक चीज की वजह से आपने उस वक्त का जिक्र किया, तो उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड था कि दो सुपर पावर। अभी अपने भाषण में ही प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड। हाँ, तो वो इसीलिए ना, उसका मल्टीपोलर का मतलब, अब आप खुद तो नहीं कहोगे भैया हम ही सबसे ताकतवर हो गए, लेकिन हम भी कुछ हो गए, और वो उसका नतीजा ये आप देख रहे हैं ना कि बाइडेन से भी आप मिलते हैं G7 में उसी तरह से, और यहाँ पर आकर भी रूस से मिल रहे हैं। और हिंदुस्तान का रूस का, बॉलीवुड का भी बड़ा संबंध रहा। आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसका गाने का जिक्र कर दिया, मेरा जूता है जापानी, हाँ, लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वैसे एक संयोग की बात बताऊं, शायद वहां पर उनको याद आया या नहीं आया कि राज कपूर का ये सेंटेनरी ईयर है। और राज कपूर का भारत और रूस के संबंधों में एक बहुत बड़ा, उनको एम्बेसडर के तौर पे देखा जाता है। उनकी फिल्में रूस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय यदि कोई आदमी है नेताओं के अलावा, तो वो राज कपूर। अभी आप इस तस्वीर का जिक्र आप कर रहे थे ना, अभी जो तस्वीर चली, बिल्कुल प्लीज वो चलाएगा, हाँ ये वाली, बल्कि इनफैक्ट ये वाली। अभी ये तस्वीर देखकर यहाँ बातचीत ये होने लगी कि ये दोनों बात क्या कर रहे होंगे, क्योंकि इनके साथ ट्रांसलेटर तो है नहीं जी। इसका मतलब ये दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। और ये मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझसे कल ही किसी व्यक्ति ने कहा, यही कहा मेरे कार्य क्षेत्र में, कि मोदी जी को अंग्रेजी बोलनी आती है क्या? मैंने कहा भी आती है। बोले मतलब हमारी जैसी बोलते हैं टूटी फूटी, आती है। मैंने कहा नहीं भी आती है, इतने बरस हो गए उनको। कई भाषण है मोदी जी के अंग्रेजी में, बढ़िया भाषण है। अब वो आप सही बात है, दो लोग आपस में बात करें, या तो मोदी जी को है रूसी बोलनी आ गई हो,
वो तो अभी तक जानकारी में है नहीं, लेकिन पुतिन को अंग्रेजी बोलनी आती है, मोदी को अंग्रेजी बोलनी आती है, ये सब जानते हैं। नहीं, और मुझे लगता है कि देखिए कई बार हम लोग जब बात करते हैं, जैसे हम सब का मतलब मेरे ख्याल से ये हर चीज में हमारी हीन ग्रंथि जो है ना, हाँ, वो वो काम करती है। थोड़ा एक ये हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे कि मोदी को अंग्रेजी भाई, बोलनी और आती है भाई। सबसे नहीं, भी अच्छा बड़ी इसको बात, मान लें, इसको यूं भी पुतिन समझिए साहब को, जो क्योंकि रशिया में रूसी भाषा बड़े ज्यादा प्रमुख तरीके से चलती है, जैसे हिंदुस्तान में हिंदी नहीं चल रही उस तरह से, तो रशियन में पुतिन साहब की अंग्रेजी नरेंद्र मोदी से तो वही बेहतर कहने होगी, जा रहा था। ये बात करना ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन ये हीन ग्रंथि हमारी है कि मोदी जी को अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। आप ये सवाल तो नहीं कर रहे हैं कि पुतिन साहब की अंग्रेजी कितनी बेहतर है असल कि मैं नहीं, और यही ये कह इशू रहा हूं। नहीं है ना। हमारी जो पृष्ठभूमि है, विशेष करके जो ये हिंदी हम सब क्षेत्र जज के करते हैं ना हाँ, इससे। जज करते तो हम जज करते हैं, आज लेकिन अगर इसका एक हमें दूसरा अंग्रेजी पहलू है। बोलना ही सुनिए हमारा मेरी राजा मेरी है बात सुनिए। अगर आज नरेंद्र मोदी, मैं नाम वैसे ही ले रहा हूं, मान लीजिए राहुल गांधी जैसी या और कौन सा नाम रही बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाले, नाम थरूर जैसी अंग्रेजी बोल रहे होते आज, हाँ, तो तो फिर- आज बहुत सारे हमारे युवा वाले जो आप बोलते हैं ना, उस वर्ग में मोदी जी भी हो गए होते कुछ। हाँ, तो वो अंग्रेजी जो है हमारा, अभी उस हीन ग्रंथि से हम निकले नहीं है ना। वैसे भी नहीं, अभी ज्यादा लेकिन टाइम इसमें- हुआ, 75 साल इसमें हुए। एक चीज और समझिए कि जैसे कोई अंग्रेज आए और वो हमसे हिंदी में बात करे, इतनी हिंदी वो बोल ले, तो हम क्या कभी कहते हैं कि तुमको कम आती है? कम आती है। नहीं कहते हैं। नहीं, हम अंग्रेजी कहते हैं के जो वो लोग कोशिश हिंदी कर में रहा है, आजकल बहुत सारे मित्र वो हैं हिंदी आपके। में बोल रहा है। नहीं, आपके और बहुत सारे यहाँ दोनों ही, विजय जी ने बहुत ठीक कहा, ज्यादातर देशों में उस देश की मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती। हिंदुस्तान में तो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण है कि इतनी अंग्रेजी दोनों को आती होगी। ठीक है, मीम बनाने के लिए आपको खुशी होती है, तो कुछ लोग और कारोबार ये तो चलता दोनों है। दोस्ताना व्यवहार रखते हैं वैसे आपस में। बिल्कुल, दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में बहुत दोस्ताना व्यवहार है। और देखिए, कहा जाता है कि जब भी भारत को जरूरत पड़ी, रशिया ने हमेशा मदद की है। एक समय ऐसा भी आया कि जब रशियन राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी और भारत ने उसकी बहुत 11 तौर पे मदद की थी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 1996 के इलेक्शन का है, जब नरसिंह राव लोकसभा चुनाव घोषित हो गए थे, अधिसूचना जारी हो गई थी, और नरसिंह राव सरकार ने सुखोई खरीदने का एक 35 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट सुखोई के लिए भेज दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को ब्रेक किया तो बड़ा हल्ला मचा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सरकार कैसे खरीद सकती है। उसमें निकला, अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर जिस रिपोर्टर ने खबर ब्रेक की थी उसको बुलाया और बोला कि भाई इसमें देखो बोफोर्स का एंगल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने ये जो सुखोई का सौदे के लिए जो 35 करोड़ रुपया दिया है, इससे कोई कमीशन लेके कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उस पत्रकार ने 4 दिन बाद अटल जी से कहा कि नहीं, इसमें तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इसके अंदर किसी तरह का करप्शन की बात हो रही है। चुनाव हो गए, अटल जी की 13 दिन की सरकार आई। अटल जी जिस दिन 4 संभाला, अटल जी ने सबसे पहले सुखोई सौदे के पेपर्स मंगाए। जसवंत सिंह ने पूरे 13 दिन उसकी जांच की, उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं कि लेन देन हुआ होगा। सरकार चली गई। फिर देवगौड़ा की सरकार आई। देवगौड़ा की सरकार आने के बाद मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने। तो मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बनते जिस दिन पहली बार रक्षा मंत्रालय गए तो उन्होंने सुखोई की फाइल मंगाई। उन्होंने भी सुखोई की उन्होंने पूरी जांच की, उनको भी उसमें कुछ मिला नहीं। तो मुलायम सिंह ने सोचा कि ये 35 करोड़ रुपए एडवांस, जब विमान के सौदा नहीं हुआ, रेट तय नहीं हुआ, 35 करोड़ रुपए दिए क्यों नरसिंह राव ने। वो नरसिंह राव के पास गए, मुलायम सिंह अच्छा, चले गए पूछने चले गए कि साहब मैंने सब देख लिया, मुझे कोई करप्शन की इसके अंदर कुछ जानकारी मिल नहीं रही है। आपने बिना रेट तय करे विमानों की आपने 35 करोड़ रुपया रशिया को दे दिया सुखोई के लिए, ये क्यों दिया आपने, मैं जानना चाहता हूँ। तो नरसिम्हा ने उसका राज बताया। उन्होंने कहा कि बोरिस येल्त्सिन उस समय राष्ट्रपति थे, बोरिस येल्त्सिन येल्त्सिन राष्ट्रपति थे रशिया के। बोले उनका मुझे फोन आया कि आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, मेरे यहाँ भी 4 महीने बाद चुनाव है, और ये बोइंग जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ स्टाफ को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। अगर ये सौदे का अभी आप 35 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट कर दोगे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे बहुत मदद मिलेगी चुनाव जीतने में, और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको बहुत बेहतर प्राइस दूंगा और अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करा के दूंगा। तो जब नरसिम्हा राव ने मुलायम सिंह को बताया तो मुलायम सिंह से उन्होंने कहा कि मैंने इस शर्त पे दिया था, अब आप इस सौदे का अपने देश हित में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुलायम सिंह गए। फिर मुलायम सिंह ने जसवंत सिंह को फोन किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलना है। फिर जसवंत सिंह उनको लेकर अटल जी के पास गए। फिर उन्होंने बताया पूरा वाकया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था इस मामले में, और इस कारण नरसिम्हा राव ने दिया था। तो आपको सजेस्ट करना चाहते हो तो आप सजेस्ट कीजिए, इस डील को हम फाइनल कर रहे हैं और देश के हित में यह सौदा कैसे बेहतर हो सकता है। फिर अटल जी ने 2-3 उसको सजेशन दिए, वो दोनों 3 सजेशन मुलायम सिंह यादव ने उस डील के अंदर इंप्लीमेंट किए। तो ये बहुत बेहतर सौदा किया, और ये तब हुआ, बात बताई समीर जी। और ये तब हुआ जब 3 घोर विरोधी नेता, नरसिम्हा राव कांग्रेस के,
मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के। 3 घूर विरोधी नेता देश हित में इकट्ठे आए और एक बेहतर सौदा को अंजाम दिया 3 बहुत अच्छी दलों ने बात, के बहुत अंदर। अच्छी तो ये एक तरीका है कि भाई रशिया ने मदद मांगी तो नरसिम्हा और उसमें मदद की देश हित में कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं लेकिन इसका फायदा मेरे देश के लिए होगा। तो ये भी एक वाकया रहा है उस समय का। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं समझता हूँ कि वो कितना बारीकी से किसी चीज़ों को देखते हैं। जब वो भाषण दे रहे थे अपने इंडियन डायस्पोरा के लोगों को, जो भारतीय लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई 3 गुना, ये तीसरी टर्म है, मैं 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 गुना जो मेहनत करूँगा पहली बात उन्होंने कही। फिर दूसरी बात कही कि हम 3rd इकोनॉमी बनाएंगे। तीसरी बात जब उन्होंने कहा कि भाई हमने तय किया है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो उस पर तालियां कम बजी, लोग नहीं मतलब रेस्पॉन्स नहीं हुआ। तो प्रधान ऐसा नहीं था कि और कोई लीडर हो तो हो सकता है कि अवॉइड भी कर दे उस बात को। तो उनका हाँ, हो सकता है कि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन हिंदुस्तान में वो 3 करोड़ महिलाएं जो गांवों में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को और उसको कर रही है, उन महिलाओं को हम लखपति बनाने का, 1 साल में लखपति बनाने का पूरा एक प्लान बनाया। तो जब वो लोगों को समझ में आया तो उसको उन्होंने क्लैप किया। मैं उस बात को आप मैसेजिंग की तरह समझिए, वो भाषण दे रहे हैं, वो एक ताली या जो रेस्पॉन्स मिल रही है उसको भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जब उस बात पर ठीक से रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने कहा मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आई है ये बात कि छोटी बात नहीं है ये। और फिर उसको रेस्पॉन्ड किया उन्होंने। छोटी बात तो वो भी नहीं थी कि पूरे टाइम में हम लोग जो है रूस यूक्रेन वॉर में रूस से तेल खरीद करके और यूरोप को ही बेचते रहे। यूरोप को बेचते रहे। यूरोप जो यूक्रेन की तरफ खड़ा है युद्ध में, उसी को बेचते रहे, तेल इन्हीं से लेकर के, वो भी खरीद रहा है। नहीं, देखिए, जब जिसको कहते हैं ना कि अगर आप अपनी जमीन ठीक से पकड़ के खड़े हैं तो फिर किसी से भी बात करने में आसानी होती है। और ये जो मसला था, हमें डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज याद हैं, इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस थे उनके साथ, हरदीप सिंह पुरी जी के याद हैं, प्रधानमंत्री खुद बोलते थे। तो वो उस वक्त बड़ा प्रसिद्ध हुआ था डॉक्टर जयशंकर का कि भाई जितना हम महीने भर में करते हैं उससे ज्यादा तो ये एक दिन में यूरोप वाले खपत कर जाते हैं, वहां से कर लेते हैं। तो जब आप अपनी जमीन पर खड़े होकर बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, और दुनिया ये म्यूचुअल रिलेशन की है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कही जा रही है ना, किसी से कुछ लेंगे किसी को कुछ देंगे। जैसे एक मुझे वाकया याद आता है, हम लोग थोड़ा हीन ग्रंथि में जाते हैं, जब कोविड के समय वेंटिलेटर वाला मसला था तो ये हुआ भैया मशीनें तो सब कहां से आएंगी, तो वो आएंगी कहां से, रशिया वहां चाइना से बन के आएंगी, क्योंकि फैक्ट्री तो वही थी। तो पता चला कि उसमें जो 1000 तरह की छोटी बड़ी चीजें लगती हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों से जाती हैं, उसमें से कुछ सामान हम भी बेचते हैं। तो समझने की बात है कि कैसे आप काम कर रहे हैं। जब रोबोट बन रहा था तो इस देश के एक बड़े रोबोट निर्माता कंपनी के मालिक ने मुझे बताया कि भाई हमको पता ही नहीं था कि हम ये भी कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट में भी आप रोबोट से सर्व करा रहे हैं, उस वक्त सिर्फ कोविड के लिए चाहिए था। तो बहुत सी चीजों में हम खुद को एक्सप्लोर नहीं करते थे, अब एक्सप्लोर कर। आपने याद दिला दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है। ये वेंटिलेटर वाली बात हुई कोविड में, खूब हंगामा मचा कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। सारे वेंटिलेटर भारत में बने थे, आपको मालूम है, हजारों की तादाद में वेंटिलेटर भारत में बने थे, भारत की कंपनियों ने बनाए थे। फिर भी ये बात हो रही थी भाई अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है। हमने जाकर के फैक्ट चेक किया, अस्पतालों में जाकर के, सरकारी अस्पतालों में जाकर के फैक्ट चेक किया, वेंटिलेटर पड़े थे, धूल खा रहे थे। क्यों? वेंटिलेटर चलाना नहीं आता। प्रॉब्लम वो थी, वेंटिलेटर नहीं थे, प्रॉब्लम नहीं थी, हमने बना के दे दिए थे। नहीं, और देखिए, चूंकि ये संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस वक्त हमारे देश की कंपनियां, विशेष करके 2, महिंद्रा और मारुति ने कार का प्रोडक्शन रोक कर, उसकी जरूरत भी कम थी, वेंटिलेटर बनाया था। अहमदाबाद की एक छोटी सी कंपनी है जिसने सस्ते में वेंटिलेटर बनाकर दे दिया। लाइटर नोट सारी तस्वीर देख करके याद आया, यहाँ तो दोनों भाई लोगों के बीच में फर्स्ट लेडी वाला भी झगड़ा नहीं। दोनों बैठे हैं, गप मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अच्छा, घोड़े वोड़े भी रखते हैं पुतिन जी, घोड़सवार भी हैं। कल कोई मुझे एक किस्सा सुना, आपने लाइटर नोट पर बात जब आप कर रहे थे तो कल किसी ने चर्चा की कि कुछ लोग जो है बॉलीवुड के लोग रूस में शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही थी। तो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा यार चाय चाहिए बहुत गर्म, तो बोले टी को रूस में क्या कहते हैं, वो किसी को समझा रहे जो अपनी टीम के लोग थे कि रशियन है, तो वो टी को नहीं समझ रहा, फिर वो दूसरे को समझा रहे, वो टी को नहीं समझ रहा। तो एक बंदा है जो दोनों चीज़ों को ट्रांसलेशन करता था, वो भी उनकी टीम का था। उसने कहा यार चाय चाहिए, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको नहीं चाहिए। तो बोले रूस में क्या कहते हैं टी को? बोले चाय। नहीं सर, तो चाय को चाय नहीं कहेंगे तो क्या चाय कहेंगे? रूस में चाय को चाय कहते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको किस्सा, तो रूस में चाय को चाय कहते हैं, तो कभी कभी हमें ना कहीं जाते।
बहरहाल तो ये दौरा चल रहा है साहब, अभी रूस का दौरा प्रधानमंत्री का चल रहा है। अब देखिए यहाँ से, अच्छा वो हम लोग ने जो बात की थी उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए। बताइए साहब, कैसे कैसे हमारे देश में लोग भर्ती हैं, यहाँ से ले गए नौकरी के नाम पर, वहाँ जाके फौज में भर्ती करा दिया लड़कों को, और अब उनको छुड़वाने के लिए भारत सरकार लग रही है। देखिए ये तो मुझे लगता है कि नहीं, उसको लेकर तो समीर political- समीर नहीं, ये तो मुझे लगता है बहुत गलत है। और कल मतलब स्टेटमेंट भी आ गया कि वापस होगा। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन से संबंध देखिए कैसा है। जब रूस यूक्रेन वॉर हो रहा, उस समय यूक्रेन में जो भारतीय छात्र पढ़ रहे थे, उसके लिए एक दिन का युद्ध रोका उन छात्रों को निकालने के लिए कि भाई भारतीय छात्र जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उन्हें सुरक्षित लाना था। तो उन छात्रों की वापसी उसका ही मजाक बन गया। पापा ने युद्ध रुकवाया, पापा ने वॉर रुकवाया, मतलब यूक्रेन युद्ध हमें रोका रुकवाई थी, और वहां से रुकवाई थी। अपने स्टूडेंट्स भारत वापस लौटाए गए। उसका तो मुझे लग रहा है ये डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल स्पेसिफिक में बताया। सर मैंने कि हुआ क्या था। इंटरव्यू लिया उनका, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा हुआ था क्या? बोला आपको शक क्यों है? मैंने कहा नहीं, लोग पूछते हैं। बोले चलिए आज मैं बात हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसका गवाह हूं, ठीक बात। मैं गवाह हूं, सब कुछ मेरे सामने हुआ, मेरे सामने फोन हुआ, मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन साहब से बात की है और वॉर रुकवाई, लेकिन आप जेलेंस्की से भी बात की। इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी, इस लेवल के मीम मटेरियल के बाद भी मोदी पीएम है। नहीं, पापा लेकिन ने जो वॉर ये रुकवा दी, ये सेना छोटा वाले नहीं। मसले पे एक और बात हुई, आपको पॉलिटिकल उसका वो पता है कि नहीं पता कि रशिया की सेना को लेकर और इजराइल में सेना को लेकर भारत में मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़ा एक पूरा कैंपेन चला कि जिसमें लगा कि भाई ये रोजगार के नाम पर मोदी सरकार ने बच्चों को वहां सेना में भर्ती करवा दिया। इजराइल में तो लेकिन सेना में नहीं भर्ती हो रहे हैं, वो तो नहीं, वो तो मतलब नौकरी कर दोनों रहे हैं जगह को लेकर, वो नौकरी इजराइल कर में रहे हैं। और रूस में, तो उसको लेकर भी एक पॉलिटिकल वो चलें सर, इस पर हम लोग नैरेटिव